मधु, यहाँ देखो, ये गाड़ी कितनी अच्छी है ना। इसमें लेटेस्ट इंजन है और इसकी माइलेज भी बहुत अच्छी है। और पता है 10-12 लाख की है। मैं सोच रहा हूँ ये गाड़ी ले लूं। मेरा सपना ये गाड़ी लेने का है। वैसे ये गाड़ी तो सच में बहुत अच्छी लग रही है और इसकी सीटें भी कितनी ज्यादा खुली है। पूरा परिवार आराम से बैठ सकता है। हमारे दोनों बच्चे पीछे बैठ जाएंगे, आप और मैं आगे, और माँ जी भी बच्चों के साथ बैठ जाएंगी। हाँ, और सबसे पीछे वाली सीट पर वरुण और नंदिता भी बैठ सकते हैं। तब भी एक सीट बच जाएगी। फिर इतना क्या सोच रहे हैं? अगर आपको गाड़ी अच्छी लग रही है तो आप ये गाड़ी ले क्यों नहीं लेते? वैसे भी आप हर महीने अच्छी खासी सेविंग तो कर लेते हैं। ये गाड़ी आप आराम से उठा सकते हैं। अब अरुण ये बात सुनकर परेशान हो जाता है और मधु को बताता है। ये गाड़ी तो मैं आराम से उठा सकता हूँ मधु अपने पैसों से, लेकिन मुझे डाउन पेमेंट के लिए जो पैसे चाहिए वो नहीं है मेरे पास। उसके लिए हमें माँ और पिताजी का सहारा लेना होगा। बस इतनी सी बात। अगर हम माँ जी को एक कड़क चाय पिला दे और प्यार से पैर दबाते हुए उनसे बात करें, तब वो दुनिया की किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकती। आप तो जानते हैं माँ का दिल कितना नाजुक है। जरा सा प्यार से बात करो तो तुरंत मान जाती है। ये बात तो है। तुम एक काम करो ना, आज रात खाना खाने के बाद उनसे बात करो। शायद वो मान जाए, और अगर वो मान जाएगी तो हम ये गाड़ी खरीद लेंगे। हाँ, क्यों नहीं पति देव, आपने बोला और काम हो गया। वैसे भी हमारे घर में गाड़ी आएगी तो हमें ही खुशी होगी ना। पुरानी गाड़ी तो ससुर जी के टाइम की है। अगले साल तो उसकी लिमिट भी पूरी हो जाएगी। अब घर में गाड़ी तो होनी चाहिए। दोनों पति पत्नी ये फैसला कर लेते हैं कि वो घर की बड़े बुजुर्ग यानी कि अपने पेरेंट्स को गाड़ी लेने के लिए मनाएंगे। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार साथ में खाना खाता है। तभी मधु की ननद नंदिता कहती है, भाभी, ये पालक पनीर की सब्जी कमाल की बनाई है आपने। सच में इसका स्वाद लाजवाब है। हाँ भाभी, और ये फिरनी भी बहुत बढ़िया है। ड्राई फ्रूट्स कितने अच्छे से डाले आपने, मजा आ गया खाकर। सब लोग खाने की तारीफ करते हैं। मधु हमेशा खाने में 4-5 तरह के आइटम बनाया करती थी और पूरा परिवार खुशी से दावत की तरह उसे खाया करता। अब मधु रात में अपनी सास सुमन के कमरे में जाती है। उसके हाथ में गरम तेल की कटोरी थी और एक हाथ में चाय की प्याली थी। सुमन ने उसे देखा तो कहा, क्या बात है बहू, वैसे तो तुझे मेरे कमरे में आने का समय नहीं मिलता। रोज तो बर्तन मांझ कर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। आज मेरे कमरे में कैसे आ गई, वो भी चाय और तेल की कटोरी लेकर? माँ जी, सर्दी आ रही है ना, तो सोच रही हूँ हफ्ते में 1-2 बार समय निकाल कर आपके पैरों के तेल से मालिश कर दिया करूँ। पैरों में भी ठंड नहीं लगेगी और जान भी बनी रहेगी। वैसे भी पापा जी को भी मालिश की जरूरत होगी। नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अपनी सास की सेवा कर दो, वही बहुत है। अच्छा, मैं जरा बाहर टहल कर आता हूँ। इतना बोलकर विनोद वहां से चला जाता है। वहीं सुमन अपनी बहू मधु से कहती है, बहू, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए और ना ही 3 बच्चे मशीन से डाउनलोड किए हैं। ये तीनों बच्चे मैंने खुद पाल पोस कर बड़े किए हैं। मैं जानती हूँ तू यहाँ किसी काम से आई है। चल अब साफ साफ बता दे क्या काम है। तभी कमरे में अरुण भी आ जाता है और अरुण अपनी माँ को सब कुछ बताता है। माँ देखो ना, अगर गाड़ी आ जाएगी तो हम सबका फायदा होगा। आपकी भी तबीयत खराब हो सकती है, बच्चों को भी स्कूल से लेकर आने जाने का काम होता है। नंदिता की शादी तय करेंगे तो भी तो घर में गाड़ी चाहिए ना। हाँ हाँ ठीक है, मुझे इतना समझाने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं तो खुद यही सोच रही थी कि तेरे पिताजी वाली गाड़ी तो अगले साल एक्सपायर हो जाएगी, तो क्यों ना हम नई गाड़ी ही खरीद लें। तुम लोगों ने मेरे मुंह की बात छीन ली। लेकिन ये बात अपने पिताजी को मत बताना, क्योंकि बेकार में गुस्सा हो जाएंगे। एक काम करते हैं, अभी कुछ दिन वो अपने भाई के घर जा रहे हैं ना, और इन्हीं दिनों में हम ये गाड़ी खरीद लेंगे और जब वो वापस आएंगे तब की तब देखी जाएगी। सुमन नई गाड़ी लेने के लिए राजी हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी फिक्स डिपॉजिट तुड़वाकर 5 लाख अरुण को देती है। अरुण भी गाड़ी लेने के लिए जाता है और अगले दिन विनोद अपने भाई के घर कुछ दिनों के लिए रहने चला जाता है। वहीं घर में अरुण अब गाड़ी लेकर आता है। वो अपनी सारी सेविंग खत्म कर देता है। उस गाड़ी को देखकर अब मोहल्ले वाले भी गाड़ी की तारीफ कर रहे थे। वाह, पूरे मोहल्ले में इतनी महंगी गाड़ी किसी के पास नहीं है जितनी महंगी गाड़ी ये अरुण लेकर आया है। अरुण, गाड़ी की पंडित जी से अच्छे से पूजा करवा लेना, सब लोगों की नजर है तुम्हारी गाड़ी पर। अरुण भी अब घमंड में आ जाता है। उसे खुशी थी कि पूरे मोहल्ले में सबसे महंगी गाड़ी अब उसके पास थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं, लेकिन अब उन लोगों का हाथ तंग होने लगा। चिंकी और मिंकी की स्कूल की फीस भी देनी थी, लेकिन उन्होंने अभी गाड़ी खरीदी थी, जिस कारण वो दोनों बच्चों की फीस भी नहीं भर पाए। ऐसे ही एक दिन दोनों बच्चे जब स्कूल से घर आते हैं तो अपनी दादी और माँ से कहते हैं, माँ, टीचर ने बोला 1 हफ्ते के अंदर स्कूल की फीस जमा करवानी है। हाँ, प्रिंसिपल मैम ने हमें खुद अपने पास बुलाया था और बोला कि हम स्कूल की फीस जमा करवा दे, वरना आप लोगों को कॉल कर देंगी। हे भगवान, गाड़ी के शौक में तुम लोगों की फीस के बारे में तो भूल ही गई थी। माँ जी, आपके पास थोड़े पैसे पड़े हैं क्या?
कहाँ बहू, वो गाड़ी लेनी थी तो पूरी गली में मैंने लड्डू बंटवा दिए, अब तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। ये सुनकर सुमन उदास हो जाती है, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब अरुण घर आ जाएगा तो उससे इस बारे में बात करेगी। लेकिन अरुण के पास भी पैसे नहीं थे। शाम के समय जब चिंकी और मिंकी अगले दिन ट्यूशन जाते हैं तो ट्यूशन टीचर भी उनसे कहती है, बेटा तुम जो बोल रहे हो वो मैं समझती हूँ, लेकिन पूरे मोहल्ले को पता है कि तुम्हारे पापा ने कितनी महंगी गाड़ी ली है, लेकिन तुम लोगों के पास ट्यूशन फी भरने के पैसे नहीं है। ये तो गलत बात है। अगर मेरी ट्यूशन की फीस नहीं भर सकते तो कल से मेरे ट्यूशन में आना मत। चिंकी और मिंकी ये सुनकर उदास हो जाते हैं और घर आ जाते हैं। ये बात घर वालों को बताते हैं तो मधु, सुमन और घर के बाकी लोगों को भी बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही चिंकी और मिंकी अब एक हफ्ते की स्कूल की छुट्टी करके बैठ जाते हैं और सुमन उनका ट्यूशन भी बंद करवा देती है। एक दिन सुमन अपने पोतियों के साथ बैठकर टीवी देख रही थी, तभी वहां मधु आकर कहती है, माँ जी खाने में क्या बनाना है बता दीजिए, मैं बना देती हूँ क्योंकि खाने में भी समय लगेगा। मैं सोच रही हूँ आलू मटर बना ले। अरे नहीं बहू, तू जानती है मटर कितने महंगी आती है, तो एक काम कर, आलू उबाल कर उसकी सब्जी बना ले, हम आलू और रोटी खा लेंगे। अब जब हमने घर में हाथी पाला है तो उसका खर्चा भी तो निकालना है। हम घर में गाड़ी तो ले आए, लेकिन अब अपने फालतू खर्चों पर रोक तो लगानी पड़ेगी हमें। आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ जी, मैं एक काम करूंगी, मार्केट जाकर बहुत सारे आलू लेकर आ जाऊंगी और कुछ दिनों के लिए आलू की ही सब्जी अलग अलग तरह से बना लूंगी। अगर मटर डालूंगी तो बेकार में खर्चा बढ़ जाएगा। अब मधु ऐसा ही करती है, वो आलू की सब्जी बनाकर रख देती है, जबकि चिंकी और मिंकी को भी आलू मटर की सब्जी बहुत पसंद थी और उसकी ननद को भी, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही एक दिन गली में एक शॉल बेचने वाला आता है। वो सुमन के घर के पास बैठ जाता है। आस पड़ोस की औरतें भी उसे घेर लेती हैं और शॉल वाला कहता है, अरे सुमन मैडम, आप तो हमेशा मुझसे ही शॉल लेती है, ये वाला शॉल लीजिए, पूरे 1000 का है, बढ़िया है, बिल्कुल हवा नहीं लगेगी। हाँ सुमन बहन, अब इतनी महंगी गाड़ी ली है तो इतना महंगा शॉल तो लेना बनता है, ले लो। सुमन पड़ोसन की बात सुनकर भी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि उसके पास पैसे नहीं है। पर क्योंकि सुमन को शॉल की जरूरत थी, इसलिए वो शॉल वाले से कहती है, देखो भाई, मुझे शॉल तो चाहिए, पुराना शॉल तो चूहे ने खराब कर दिया है, लेकिन तुम मुझे कोई 200-300 वाला दिखाओ ना, अभी मुझे इतनी ठंडी नहीं लगती, मुझे कोई सिंपल सा ही शॉल चाहिए बस। शॉल वाला ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसके बाद एक पतला सा शॉल 200-300 रुपए में सुमन को देकर चला जाता है। अब सुमन और मधु हर जगह पैसा बचाना शुरू कर देती हैं। ऐसी एक दिन मधु की ननद नंदिता पैदल चलकर कॉलेज से घर आती है। क्या बात है नंदिता, तुम इतना हाफ क्यों रही हो और पसीने में इतनी भीगी हुई कैसे हो? भाभी, यहाँ पर चिंकी और मिंकी का स्कूल बंद हो गया है, ट्यूशन बंद हो गया है, तो फिर मैं कॉलेज जाने के लिए टैक्सी या ऑटो कैसे कर सकती हूँ, इसलिए सोचा थोड़ा बस से आ जाती हूँ और बाकी रास्ता पैदल ही तय कर लिया। नंदिता की बात सुनकर पूरा परिवार मायूस हो जाता है। मधु को भी एहसास होता है कि उन्होंने जो भी किया वो गलत था। ऐसे ही एक दिन अरुण के साथ मधु कमरे में अकेले बैठी थी और अरुण कहता है, मधु एक बात मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, मैं किसी को बोल भी नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ? घर का मर्द हूँ, अगर किसी को बताऊंगा तो कहीं कोई मेरा मजाक ना उड़ाए। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपकी बात नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? बताओ, ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है? मधु, हमने ये गाड़ी लेकर ना बहुत बड़ी गलती कर दी। अब उस गाड़ी का क्या करें जिसपे पेट्रोल भरवाने के पैसे नहीं है। अगर पेट्रोल भरवा भी देते हैं तो इतनी जल्दी खत्म हो जाता है कि जहां जाते हैं वहां से वापस आने के बारे में भी सोचना पड़ता है। हमने खर्च करने के लिए तो सोच लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि आगे क्या करेंगे। कभी कभी जल्दबाजी के फैसले बहुत दिक्कत देते हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मधु कल पिताजी भी वापस आ रहे हैं, अगर उन्हें इस बारे में सब पता चल गया तो? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। वैसे पिताजी काफी समझदार है, लेकिन अगर उन्हें पता लगा कि हमने उनकी गैर मौजूदगी में ये कदम उठाया है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? पिताजी को सच बता दूं या सच छुपा लूं? देखिए अरुण जी, अगर आपको ये लगता है कि पिताजी हमारी बात समझेंगे तो आपको उन्हें सब कुछ सच बता देना चाहिए। मैं जानती हूँ पिताजी थोड़ा नाराज तो होंगे, लेकिन वो हमारी परेशानियों को जरूर समझेंगे और कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। मधु भी अरुण का पूरा साथ देती है और अगले दिन विनोद अपने भाई के घर से वापस आ जाता है। थोड़ी देर बाद मधु अपने ससुर के लिए चाय बनाकर लाती है। विनोद चाय पीते हुए अपनी बहू से कहता है, बहू एक काम कर, आज तो अपने हाथों की आलू मटर की सब्जी बना ले, मुझे तेरे हाथों की सब्जी काफी अच्छी लगती है, इसलिए तो आज शाम को हम सबके लिए आलू मटर की सब्जी बना लेना। पूरा परिवार आज आलू मटर की सब्जी साथ बैठकर खाएगा
और हाँ, थोड़े से चावल भी उबाल लेना, ताकि अगर ज्यादा खाने की वजह से रोटियां कम पड़ी तो कोई भूखा तो ना रहे। अपने ससुर की बात सुनकर मधु चुप हो जाती है, तो वहीं सुमन अब बात को संभालते हुए अपने पति से कहती है, जी, आलू मटर की सब्जी खाने से अच्छा है आप आलू की सब्जी खाकर देखिए। आपको पता है हमारी बहू के हाथ में अब एक नया स्वाद आया है। बहू के हाथ की आलू टमाटर की सब्जी खाकर देखना, बिल्कुल भंडारे जैसी बनाती है वो। अच्छा, अगर ऐसी बात है बहू तो आज आलू टमाटर की सब्जी बना ले। आखिर मैं भी तो देखूं, मेरी गैर मौजूदगी में तूने ऐसी कौन सी स्वादिष्ट सब्जी अपनी सास को खिला दी, ये जो तेरे गुण गा रही है। जी पिताजी, जैसा आप कहें। विनोद की बात सुनकर अब मधु और सुमन की सांस में सांस आती है। कुछ देर बाद विनोद अब बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। तभी उनके पड़ोसी मिश्रा जी मिलते हैं, जो उन्हें बताते हैं, बधाई हो विनोद जी, अरुण ने गाड़ी ले ली और पूरे मोहल्ले में मिठाई भी बंटवाई थी। अरुण ने गाड़ी ले ली? हाँ विनोद भाई साहब, आपके अरुण ने गाड़ी ले ली। और आपको ये बात पता नहीं? मुझे लगा था आपका बेटा आपको अपनी गाड़ी में लेकर आया होगा। नहीं मिश्रा जी, मैं तो घर तक टैक्सी से आया हूँ, और सच कहूँ तो मुझे इस गाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता। आपको नहीं पता? अरे पूरा मोहल्ला जानता है कि जब से अरुण ने वो बड़ी गाड़ी खरीदी है, उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाकी आगे मैं क्या ही बताऊं, ये आपका पारिवारिक मामला है, आप खुद समझदार हैं। अच्छा भाई साहब, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर मिश्रा जी वहां से चले जाते हैं। वहीं विनोद ये सब कुछ सुनने के बाद समझ जाता है कि सुमन ने आलू मटर की सब्जी क्यों नहीं बनवाई, और घर में सभी का मिजाज अलग अलग क्यों है। अब समझा, आखिर घर में सभी का बर्ताव अलग क्यों है। जो भी है, मुझे इस बारे में अब घर वालों से बात करनी होगी। इतना बोलकर विनोद भी अपने घर आ जाता है, जिसके बाद वो अरुण के आने का इंतजार करता है। शाम को जब अरुण घर वापस आता है तो विनोद पूरे परिवार को इकट्ठा करके कहता है, मधु बहू, तुम आलू मटर की सब्जी ही बनाना। मुझे आलू मटर की सब्जी अच्छी लगती है, इसलिए आज तो मैं वही खाऊंगा। दरअसल पिताजी बात यह है कि बस बहुत हो गया, अब मैं यह सच और नहीं छुपा सकती। सुनिए जी, हम सभी लोगों ने आपसे एक बहुत बड़ा सच छुपाया है। ये बोलकर सुमन अब सब कुछ विनोद को बता देती है, जिसके बाद विनोद ने अरुण की तरफ देखा और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा, मैं जानता हूँ अरुण कि तुम इस परिवार का भला चाहते हो, और हर परिवार का मर्द अपने परिवार के लिए बेहतरीन से बेहतरीन करने की सोचता है, लेकिन हमें घर के खर्चों को भी देखकर चलना चाहिए। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, जितनी चादर उतना ही पैर फैलाना चाहिए, पर शायद तुमने अपनी चादर से ज्यादा ही पैर फैला दिए, इसलिए तुम्हारी चादर फटने पर आ गई है। तो अब मैं क्या करूं पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब तो मैं गाड़ी ले चुका हूँ। हमने कभी सोचा नहीं था कि गाड़ी लेने के बाद हमें इतनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सच कहूं तो हमने वो गाड़ी खरीद तो ली, लेकिन अब वो गाड़ी घर में यूं ही पड़ी है, क्योंकि उसमें पेट्रोल भरवाने का पैसा ही नहीं जुट पाता। पहले हमारे घर के हालात कितने सही थे, लेकिन सिर्फ इस गाड़ी के चलते हमें इतनी दिक्कतों का सामना झेलना पड़ रहा है कि ट्यूशन टीचर ने बच्चों को ट्यूशन आने से मना कर दिया, क्योंकि मैं फीस नहीं भर पा रहा हूँ। उनकी हर चीज सोच समझ कर चलनी पड़ रही है। सोचता हूँ जितने का पेट्रोल भरवाऊंगा उतने में महीने भर का राशन आ जाएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पिताजी, क्या करूं मैं। वही तो तुम्हें समझा रहा हूँ अरुण। अभी वरुण छोटा है, जब वो तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर नौकरी करने लगे तब तुम कभी महंगी गाड़ी लेने के बारे में सोच सकते हो, लेकिन अभी तो तुम्हें अकेले ही इस घर को संभालना है, तो तुम्हें अपने खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। घर के बड़े खर्च और बेफालतू के खर्च खत्म कर देने चाहिए। पहले हमारी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी थी, लेकिन अब देखो, अब हमें एक आलू मटर की सब्जी खाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। इसलिए इसमें इतना सोचने की बात नहीं है। एक काम करो, गाड़ी को बेच दो, इससे तुम्हारे पैसे वापस आ जाएंगे और तुम अपने परिवार का खर्चा भी अच्छे से चला पाओगे। मैं जानता हूँ मेरी गाड़ी की एक्सपायरी डेट हो गई है, इसलिए तुम गाड़ी ले सकते हो, लेकिन छोटी वाली जो तुम अफोर्ड कर सको। ये सुनकर पहले तो पूरा परिवार चौंक जाता है। उसके बाद में सुमन तसल्ली से सोचती है और कहती है, वैसे आप ठीक कह रहे हैं, ये बड़ा हाथी घर में कब तक पालेंगे। रखे रखे गाड़ी का इंजन भी खराब हो जाएगा, और मोहल्ले वाले ये भी तो देख रहे हैं ना कि गाड़ी हम चला तक नहीं पा रहे, वो हमें आकर 2 वक्त की रोटी नहीं देने वाले। कल को चिंकी मिंकी के भविष्य का भी सवाल है। बिल्कुल ठीक कह रही माँ जी, हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। अगर गाड़ी बेचने से हमारे घर की आर्थिक स्थिति पहले जैसी ही हो सकती है और हम पहले की तरह एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। यहाँ पर नंदिता, चिंकी, मिंकी, माँ जी, अरुण, वरुण सब स्ट्रगल कर रहे हैं। अब इस बड़ी गाड़ी की जगह एक छोटी सी गाड़ी लेंगे जिसे हम अफोर्ड कर सकें।
सभी की बात बिल्कुल ठीक थी, जिसे सुनकर पहले तो अरुण थोड़ा उदास होता है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद कहता है, अब सब लोग ठीक कह रहे हैं। पापा आपका शुक्रिया, आपने मुझे हिम्मत दी। मैं इस गाड़ी को बेच देता हूँ, वरना ज्यादा परेशान हो जाऊंगा। भैया मैं भी वादा करता हूँ, जब मैं जॉब करने लगूंगा तो हम दोनों इससे भी महंगी और बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, लेकिन अभी पापा के कहने पर हमें इस गाड़ी को बेच देना चाहिए। अब पूरा परिवार ये फैसला करता है कि वो बड़ी सी महंगी गाड़ी को बेच देंगे, क्योंकि वो उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। अब उस गाड़ी को बेचने के बाद जो पैसे आते हैं, उससे उनके घर में सब कुछ संतुलित रूप से चलने लगता है। नंदिता वापस टैक्सी से कॉलेज जाने लगती है, चिंकी मिंकी फिर से ट्यूशन और स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं। अब मधु और सुमन भी जो दिल में आता है वो खरीद कर शॉपिंग किया करती, और इस तरह पूरे परिवार की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है।